नाजरीन आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। जी सलाम पर आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। जी सलाम पर हमने आपके लिए नए प्रोग्राम का आगाज किया है। ये प्रोग्राम कल शुरू हुआ था, जिसका नाम है ग्राउंड जीरो। हमारे नुमाइंदे सीधे आप तक पहुंचते हैं और ग्राउंड जीरो तक पहुंचकर वहां की बारीकी से जानकारी लेते हैं, अपने कैमरे के जरिए अपनी रिपोर्ट्स बनाते हैं, वहां पर उस रिपोर्ट को पूरी तरीके से अलग अलग लोगों से बात करते हैं और फिर न्यूज़ रूम में आकर गैर जानिबदाराना तरीके से उस रिपोर्ट को तैयार करते हैं। हम और हमारे एक्सपर्ट्स मिलकर उस रिपोर्ट के हर पहलुओं को जांचते और परखते हैं और फिर उसे तैयार कर बेबाकी से पेश करते हैं। ये प्रोग्राम इसलिए शुरू किया गया है ताकि आपकी आवाज़ हुक्मरानों तक पहुंच सके, हुकूमतों तक पहुंच सके और जो अफसरशाही है उस तक पहुंच सके, ताकि आपके मसले वो हल हो सकें। क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनसे आप सब लोग दो चार रहते हैं, बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं जिनसे आप हर रोज दो चार रहते हैं। लीडरान जो हैं वो आपसे वादे तो बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन उन पर अमल नहीं करते। वोट लेने के बाद वो कहीं गायब हो जाते हैं। तो बहरहाल इसी को हम आगे बढ़ाएंगे और हर रोज़ मंडे टू फ्राइडे आपके लिए ग्राउंड जीरो लेकर के आएंगे। आपकी तमाम प्रॉब्लम्स को हम जितने भी जिम्मेदारान हैं इस मुल्क के उन तक पहुँचाएंगे, आपकी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाएंगे ताकि आपके मसले मसाइल जो है वो हल हो सके। और इस प्रोग्राम के जरिए हम जो है आपको अलग अलग चीज़ों से रूबरू कराएंगे, आपको वो तमाम बातें बताएंगे जिन्हें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको बाखबर कराएंगे हर उन बातों से जिनके लिए कहीं ना कहीं एक मन में ये बात रहती है कि उनको कैसे जाना जाए। और इस प्रोग्राम के आखिर में आज की तारीख भी हम पेश करेंगे ताकि आप आज के साथ साथ कल यानी माजी को भी अच्छे से जान सकें और समझ सकें। लेकिन ग्राउंड जीरो में सबसे पहले हम आपको रूबरू कराएंगे देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों से। तो आइए शुरू करते हैं ग्राउंड जीरो का आज का एपिसोड और आगाज करते हैं मुल्क और बैरून मुल्क की 10 बड़ी खबरों से। गौरक्षा के नाम पर गौरक्षकों की तशद्दुद पर सुप्रीम कोर्ट ने तशवीश जाहिर की है। चीफ जस्टिस ने इस मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि गौरक्षा के नाम पर तशद्दुद की वारदात नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि कानून हो या ना हो, लेकिन कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि रियासतों की जिम्मेदारी है कि वो इस तरह की वारदातों को रोके। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में SC/ST रिजर्वेशन की मांग शुरू हो गई है। SC कमीशन के सदर रामशंकर कठेरिया ने AMU इंतजामिया और तलबा से बातचीत की। रिजर्वेशन नहीं देने पर AMU से 1 महीने में जवाब मांगा। कहा AMU अक़लियती यूनिवर्सिटी नहीं है, फिर रिजर्वेशन क्यों नहीं। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कहना है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। HRD मिनिस्ट्री ने भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है कि AMU माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी नहीं है। मदरसों में अब बच्चे कुर्ता पजामा की जगह पैंट शर्ट पहने दिखाई देंगे। दरअसल यूपी सरकार मदरसों में भी ड्रेस कोड नाफिज करने वाली है, जिसकी वजह से मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे अब कुर्ता पजामा नहीं पहन पाएंगे, बल्कि उनको ड्रेस कोड के मुताबिक पैंट और शर्ट पहनना होगा। यूपी सरकार में वजीर मोहसिन रजा ने अपने बयान में कहा कि यूपी के मदरसों में अब ड्रेस कोड नाफिज होगा। उन्होंने कहा कि NCERT की किताबों के साथ ड्रेस कोड बच्चों के लेवल को बढ़ाएगा। जम्मू कश्मीर में बीजेपी PDP सरकार गिरने के बाद रियासत को लेकर सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। जहां एक तरफ महबूबा मुफ्ती वहां किसी तरह से सरकार बहाल कर गवर्नर राज खत्म करने की कोशिश में है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी श्रीनगर में मीटिंग कर रही है। इस मीटिंग में कांग्रेस रियासती इंचार्ज अंबिका सोनी, सैफुद्दीन सोज मीटिंग में शामिल हुए। इससे पहले कांग्रेस वादी के सियासी हालात को लेकर पीर को नई दिल्ली में अपने सीनियर लीडरान के साथ मीटिंग कर चुकी है। PDP बीजेपी इत्तेहाद की सरकार टूटने के बाद PDP के अंदर इख्तलाफ की चर्चा तेज है। गुज़िश्ता दिनों PDP के सीनियर लीडर और MLA आबिद हुसैन अंसारी ने महबूबा मुफ्ती की पॉलिसीज पर सवाल उठाए थे। उन्होंने पार्टी की लीडरशिप पर इम्तियाजी सलूक का इल्जाम लगाया था। पीर को 2 और PDP लीडरान ने PDP के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए महबूबा मुफ्ती की पॉलिसी की मजम्मत की। पार्टी के सीनियर मेंबरान जिस तरह से चुप्पी को तोड़ते हुए सीधे सामने आ रहे हैं, इससे पार्टी को और ज्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। INX मीडिया केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने साबिक वजीर मालियाती P चिदम्बरम को गिरफ्तारी से दी गई ऊपरी राहत को 1 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। इस मामले में गुज़िश्ता महीने ED P चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम से पूछताछ कर चुकी है।
चिदम्बरम CFPB की 305 करोड़ की मंजूरी से मुतालिक मुबैना तौर पर मुलव्विस होने की जांच के दायरे में आए हैं। मुंबई में जबरदस्त बारिश की वजह से अंधेरी स्टेशन के करीब एक फुट ओवरब्रिज का गिर जाने से वेस्टर्न लाइन पर लोकल ट्रेनों की आमदोरफ्त ठप हो गई। इस हादसे में 7 लोगों के जख्मी होने की खबर है। मौके पर राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। सेंट्रल रेलवे के मुसाफिरों की भीड़ को देखते हुए घाटकोपर स्टेशन से कुछ ट्रेनों के रूटों को बढ़ा दिया गया है। वहीं वजारत रेल ने इस हादसे की जांच का हुक्म दिया है। दिल्ली के बुराड़ी के एक घर में 11 मौत के मामले की पहेली सुलझती नजर आ रही है। एक ही कुनबे के 11 लोगों की मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, जिससे पता चलता है कि सभी 11 लोगों की अमवात फांसी की वजह से हुई है। 77 साल की बुजुर्ग खातून नारायण देवी की भी मौत फांसी की वजह से हुई, जबकि पहले बताया गया था कि उसकी मौत गला घोटने से हुई है। कुनबे के कुछ लोगों ने दूसरे लोगों को लटकाने में मदद की। किसी के जिस्म पर चोट के कोई सबूत नहीं है। कुछ लोगों के पेट खाली मिले तो कुछ ने खाना खाया हुआ था। अफगानिस्तान के जलालाबाद में हुए बम धमाके में मारे गए सिखों के मामले में पंजाब में गुस्सा देखने को मिला। अमृतसर में इसके खिलाफ मुजाहिरा किया गया। तालिबान और इस्लामिक स्टेट का पुतला फूंक कर नारेबाजी की गई। ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट की तरफ से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। तालिबान और इस्लामिक स्टेट का पुतला फूंक कर नारेबाजी की गई। उन्होंने अफगानिस्तान के सदर से मांग की कि वहां रह रहे अक़लियतों की सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ाई जाए। इंग्लैंड दौरे में हिंदुस्तान और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मुकाबला आज खेला जाएगा। हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे ये मैच खेला जाएगा। लेकिन इस बीच T20 की ताज़ा रैंकिंग में हिंदुस्तान फिसलकर दूसरे पायदान पर चला गया है। वहीं पाकिस्तान ने नंबर 1 पर कब्जा जमाया हुआ है। और अब आगे बढ़ते हैं। ग्राउंड जीरो में बात करेंगे आज जैतपुर की। एसी दफ्तरों में बैठकर काम करने वाले नेता और अफसर क्या वाकई ही अवाम की परेशानियों को देखते हैं या वो संजीदगी दिखाते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि आज हम आपको दिल्ली के बदरपुर असेंबली में आने वाले इलाके जैतपुर की कुछ कॉलोनियों की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखाएंगे, जिसे देखकर आपको हैरानी होगी और आप यही सवाल करेंगे कि अपनी स्कीमों का ढोल पीटने वाली सरकार गरीबों के अच्छे दिन कब लाएगी। देखिए ये ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। और एक बात यहाँ पर और बतानी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से हमने शुरुआत की है दिल्ली से शुरुआत करने का मकसद ये है क्योंकि दिल्ली इस मुल्क की दारुल हुकूमत है, इस मुल्क की राजधानी है। अगर इस मुल्क की राजधानी में रहने वाले बाशिंदे भी, यहाँ की अवाम भी, यहाँ पर रहने वाले लोग भी कुछ परेशानियों का सामना कर रहे हैं, वहां पर भी अगर सहूलियात नहीं पहुंच रही है तो सवाल फिर बड़ा हो जाता है कि दिल्ली से दूर रहने वाले लोग जो 200, 400, 500 या 1000 किलोमीटर दूर रहते हैं, वहां तक सहूलियात कैसे पहुंचती हैं। तो जाहिर तौर पर हमने दिल्ली से ग्राउंड जीरो की शुरुआत की है, लेकिन हम आप तक भी पहुंचेंगे। और अब देखिए जैतपुर से ग्राउंड जीरो में ये खास रिपोर्ट। तो क्या बोलते हैं? चप्पल जूते मारेंगे। अब तो आएंगे तो वोट मांगने यहाँ पे किस चीज का सुविधा मिलता है हमें? पूरी दिल्ली वालों ने इकट्ठा बना रखा अपना वो कि अगर कोई भी यहाँ आ गया तो उनको चप्पल से मारा जाएगा। नेताओं को बिल्कुल मारा जाएगा जी, बिल्कुल मारा जाएगा। एक बात बताइए, देखिए गरीब आदमी किस तरीके से मकान बनाते हैं। अगर 2 ईंट रखते हैं तो पहले पुलिस वालों को पैसा दीजिए। MCD वाले भी फिर मरने के लिए आ जाते हैं। जब टूटता है बिल्डिंग और जब खड़ी होती है, जब कहाँ रहते हैं? बिल्कुल बने। देखिए ये पूरा बन गया, उसके बाद इस पे सील लग गई है। आपके सामने बना, वो बनने के बाद सील लगी। पहले क्यों नहीं सील लगाया था इस पे? आवाम के टूटते यकीन और बरसों बरस तक होने वाली वादा खिलाफी का नतीजा ये सामने आया है कि अब दिल्ली के जैतपुर इलाके में रहने वाली औरतें कैमरे के सामने नेताओं को जूते मारने की बात कहते हुए भी नहीं घबराती। पूरे चप्पल जूते मारेंगे। अब तो आएंगे तो वोट मांगने यहाँ पे पूरी दिल्ली वालों ने इकट्ठा बना रखा अपना वो कि अगर कोई भी यहाँ आ गया तो उनको चप्पल से मारा जाएगा। ये गुस्सा क्यों है, ये पता करना ज्यादा मुश्किल काम नहीं, बल्कि आप सिर्फ सवाल की शुरुआत कीजिए, जवाब जोरदार तरीके से मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में नहीं थी, उस समय उन्होंने वादे किए थे कि हमको सत्ता में लाएंगे, यहाँ के लोग
MP भी यहाँ का वो जिताएंगे तो बड़े काम होंगे, लेकिन उनको 4 साल से ऊपर हमारे यहाँ के सांसद जी करेंगे, एक भी कोई कार्य ऐसा उन्होंने नहीं किया। मकानों को तो तोड़ देते हैं, अब वोट लेते हैं जब MP साहब ने वोट नहीं ली गए यहाँ के लोगों की, क्या उनका फर्ज नहीं बनता है हमारे क्षेत्र में कुछ काम करने का? 4 साल से मरकज में चल रही मोदी हुकूमत और इधर दिल्ली में चल रही केजरीवाल सरकार आवाम को राहत देने के जबरदस्त वादे और दावे करती है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर निकलकर देखा जाए तो हालात समझते देर नहीं लगती। दिल्ली का जैतपुर इलाका साउथ दिल्ली लोकसभा में आता है। लाखों की आबादी वाले इस इलाके में बड़ी आबादी मीडियम लोअर क्लास की है और हजारों लोग ऐसे भी जो रोजाना मजदूरी दिहाड़ी करके गुजारा करते हैं। ऐसे में इन लोगों के लिए सरकार की स्कीमों की बड़ी अहमियत है, लेकिन इन स्कीमों के फायदे इनकी पहुंच से बाहर है। चैलेंज सिर्फ राशन मिलने का नहीं है, बल्कि उज्ज्वला योजना, बैंक खाता खुलवाने और बेवा पेंशन मिलने में भी हजार दुश्वारियां हैं। सरकार तो भेजता है, राशन वाला खा जाता है तो क्या करेगा? राशन वाला भी खा जाता है। हाँ? कुछ दिक्कत होती है राशन लेने में कभी? हाँ, बहुत ज्यादा। चिल्लाता है देते हुए? हाँ। ऐसा लगता है जैसे अपनी तरफ से दे रहा हो। अपने तरफ से दे रहा है, एहसान जताता है। सीमा के 4 बच्चे हैं और शौहर छोटी सी नौकरी करता है। सीमा के शौहर अपनी नौकरी से इतना ही कमा पाता है जिससे घर का गुजारा चल पाए। सरकार की स्कीम शुरू हुई तो सीमा ने भी मार्च 2017 में अपना खाता बैंक में खुलवा लिया, लेकिन कभी सीमा के पास इतने पैसे ही नहीं जमा हो पाए कि वो बैंक खाते में 100 रुपए भी जमा करा पाती। सीमा कहती है कि सरकार के कहने पर खाता खुलवा लिया, लेकिन बैंक वालों ने खाता खोलने के लिए 250 रुपए लिए और फिर जब 6 महीने बाद बैंक गई तो बैंक वालों ने कहा कि खाता बंद हो गया है। दोबारा खुलवाने के लिए एक बार फिर से 250 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। पैसे नहीं थे, इसीलिए खाता बंद हो गया और खाता बंद होने के साथ ही गैस का कनेक्शन भी नहीं मिला और न ही कभी सब्सिडी मिल पाई। ये बोलते हैं पैसा देने के लिए, पैसा दो तब से खाता खुलेगा। तो सरकार तो कह रही है हम फ्री में खुलवाए। नहीं, फ्री में नहीं खुला है। पैसा मांगते हैं, पैसा दो, 300 रुपया दो तब खाता खुलेंगे। आप गई थी खुलवाने? 10 बार यहाँ रोड पे 10 बार गई हूँ, लेकिन अच्छा। पैसा लेके आओ तब खुलेगा। तो पैसा है नहीं? पैसा है नहीं तो खुलाएंगे कहाँ से? 300 रुपया दो तो 100 रुपया आपके अकाउंट में आएगा, 200 रुपया नहीं आएगा। गैस सिलेंडर वैसे ब्लैक से लेती हूँ। कोई सब्सिडी तो आती नहीं। अब आप आपसे लिए उससे लिए तो उसमें सब्सिडी कहाँ से आएगी? कितने का खरीदती है आप सिलेंडर? 800 के, कभी 700 के, कभी 900 के। खुलवाया था 250 रुपया था, लेकिन उसमें बैलेंस नहीं गिर पाया तो बोल दिया कि इसमें बैलेंस नहीं गिरे इसलिए बंद हो गया। 6 महीने के बाद 250 रुपया देंगे तो कहाँ से देंगे? बच्चे इनके लिए भी तो कुछ चाहिए। मुश्किलात इतनी भर नहीं कि जिन लोगों के बैंक खाते खुले वो गुर्बत की वजह से पैसे नहीं डलवा पाए, बल्कि इस इलाके की परेशानी ये भी है कि ये कॉलोनी आज तक दिल्ली की उन सैकड़ों कॉलोनी की तरह गैर कानूनी कही जाती है जिसको सरकारें रेगुलराइज करने के वादे करती हैं। इस सब के बावजूद जहां तक चाहे नजर दौड़ा लो, बेहतरीन इमारतें आपको यहां पर आसानी से देखने को मिल जाएंगी। सवाल यह है कि अगर जैतपुर की गड्ढा कॉलोनी गैर कानूनी है तो फिर ये बेहतरीन फ्लैट्स कैसे बन गए, और अगर रेगुलराइज है तो फिर गरीबों को मकान बनाने की इजाजत क्यों नहीं? मीरा झा के शौहर ठेला लगाते हैं, सालों की मेहनत जोड़कर घर बनाना शुरू किया, लेकिन पुलिस आ गई। मीरा हमें अपने घर के पास ले जाकर बताती है कि शुरुआत में पुलिस ने 50,000 रुपए लिए और कहा घर बना लो। जब घर का काम शुरू हो गया तो बाद में और पैसों की डिमांड करने लगी। पैसे नहीं दे पाए तो घर का काम रुक गया और मकान की दीवार को पुलिस ने तोड़ दिया। वो सवाल करती है कि पैसे वालों और गरीब के लिए अलग अलग कानून क्यों हैं? क्या आपको सिलेंडर वगैरह या इस तरह का कुछ मिला आपको? कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं मिला। सरकार ने एक चलाई योजना, उज्ज्वला योजना, तो उसका कुछ सिलेंडर तो बोलते हैं कि जो है यहाँ इतना व्यवस्था कहाँ है, आप लोग जो मतलब किराया भाड़ा लगा के दौड़ते वहीं कहीं देखिए अपने क्षेत्र में। जो पार्षद है, जो विधायक है, उनके पास नहीं गए आप कभी? विधायक गए भाई, तो वहाँ कोई सुनता नहीं है, सुनने का राजी नहीं है। सरकार तो कह रही है हम इतना फायदा दे रहे हैं लोगों को। यहाँ कोई नहीं आता है, आप पहली बार आए। सरकार तो भेजता है, राशन वाला खा जाता है तो क्या करेगा? राशन वाला भी खा जाता है। हाँ?
कुछ दिक्कत होती है राशन लेने में कभी? हाँ, बहुत ज्यादा। चिल्लाता है देते हुए? हाँ। ऐसा लगता है जैसे अपनी तरफ से दे रहा हो। अपने तरफ से दे रहा है, एहसान जताता है। यहाँ हजारों घरों के लोग सिर्फ इसी टेंशन में रहते हैं कि कहीं सियासी फेर में उनके मकान न चले जाए, उन पर बुलडोजर न चल जाए। लोगों का कहना है कि सांसद इलेक्शन के वक्त वादा करते थे कि कॉलोनी को कानूनी तौर पर मंजूरी दिलवा दी जाएगी, इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी, लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ। वोट लेने सब आ जाते हैं यहाँ, मगर कोई काम कराने, नाली साफ कराने के लिए क्या आपको फैसिलिटी, बिजली मिलती है, सब चीजें हैं? नहीं, बिजली भी पूरी नहीं मिलती। डर तो लगा जैसे भी तो वायरल होता रहता है कि भाई अनऑथराइज है, कभी भी सरकार तोड़ देगी। अनऑथराइज इसको पॉलिटिकली बनाया गया। जी। अच्छा, आपने यहाँ पर जब रोड बना दी, जी, जमुना रोड के उस पार है, जी, और इस पार ये कॉलोनी बसी हुई है, तो ये अनऑथराइज होने का सवाल है? सियासी तौर है, सियासी तौर पे ही इसको बताया जा रहा है कि ये अनऑथराइज है, बल्कि ये देखा जाए तो ये ऑथराइज है। सबसे पहले भी इस चीज में मुद्दा उठाया गया था, इसको यहाँ के कॉलोनी को तोड़ा गया था। कुछ लोग घर तोड़े भी गए थे। हाँ, पहले तोड़े गए थे। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद फिर भी माशाल्लाह काफी बिल्डिंगें बनी पड़ी यहाँ पर। अब ये 2014 से शायद ये ओ जोन में है। अच्छा, यहाँ निर्माण नहीं हो सकता? हाँ, ओ जोन में निर्माण नहीं हो सकता। अच्छा। डीडीए का यहाँ कोई दखल नहीं है, डीडीए वाले आते हैं। हाँ, अच्छा। बराबर उनको पॉलिटिकल है। अच्छा। और एमसीडी तो अब है ही है दूसरे, उसमें नालियाँ बनवा दी गई विधायक जी ने, और उस पर रोड ही नहीं कराई गई। अच्छा। तकरीबन उसे 6 महीने ज्यादा हो गए। पानी वगैरह यहाँ से? पानी तो है ही नहीं, पानी तो हमारा अपना बोरिंग का है। अगर हम अपना खुद का भी अगर समरसेबल लगा देना यहाँ, तो उसमें भी पुलिस को पैसे चाहिए, उसमें भी एमसीडी को पैसे चाहिए, उसमें भी चाहिए उनको भी। तो कोई टैंकर वगैरह नहीं आता यहाँ? कुछ नहीं आता यहाँ पर। लोगों की बढ़ती परेशानी का आलम यह है कि इनकी कोई सुनने वाला नहीं। इलाके में पुलिस, एमसीडी और डीडीए का खौफ नजर आता है, और लोग खुलेआम ये कहने से नहीं चूकते कि जिस भी एजेंसी के अफसर आते हैं, पैसे से अपनी जेब गर्म करके चले जाते हैं। इधर प्रसवधा शुक्ला बेवा है, भले ही 6-6 महीने के बाद मिले, लेकिन साल भर पहले तक पेंशन मिल जाती थी, लेकिन पिछले 1 साल से कुछ भी हाथ में नहीं आया। बैंक में पता करने जाती हैं तो बैंक वाले कह देते हैं कि खाते में पेंशन ही नहीं आई तो कहां से दें। अब मुश्किल ये है कि ये बुजुर्ग पढ़ी लिखी नहीं है, अपने बारे में कुछ भी पता नहीं कर सकती। तो मेरा साल भर हो गई बंद भाई, पता नहीं, पहले आता था 8 महीने 9 महीने पर आता था 6000 रुपया, अब वो भी बंद हो गई। 1000 रुपया महीने में नहीं मिलता। 6 महीना 7 महीना में कोई 6000 रुपया नहीं थी, तो कह रहे कि बैंक में पता करो। बैंक में पता करती है तो आया नहीं, एंट्री करवाती है तो बोलती पेंशन नहीं आया, नहीं तो कहाँ से एंट्री। सरकार कहती है कि देश खुशहाल हो रहा है, लेकिन जमीन पर हालात अभी भी बहुत ज्यादा बदले हों ये दिखाई नहीं देता। मुश्किल इस बात की सबसे ज्यादा है कि आम लोग जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको स्कीमों का फायदा नहीं मिल पा रहा। और भले ही सरकार ये दावा करे कि जमीनी सतह पर भ्रष्टाचार, करप्शन कम हुआ है, लेकिन हकीकत में लोग अभी भी एमसीडी, पुलिस और डीडीए जैसी एजेंसियों से परेशान नजर आते हैं, क्योंकि इन एजेंसियों में लोगों को खिदमत का जज्बा कम और परेशान करने की नीयत ज्यादा दिखाई देती है। ये बात सच है कि दिल्ली में ऐसी बहुत सारी कॉलोनियां हैं जिनको अनऑथराइज कहा जाता है। हालांकि हुकूमत वादा करती है कि वो उनको ऑथराइज का दर्जा दे देगी और लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया। मुश्किल इसी बात की है कि दरअसल आम लोगों को राहत कैसे मिले। कैमरामैन जितेंद्र के साथ जिंदगी के दिल्ली से मैं शुभ रजा। तो आपने देखा, दिल्ली के एक इलाके में अगर आज भी लोग जो बुनियादी सहूलियात हैं अगर उनसे महरूम हैं तो सवाल बड़ा है। और सिर्फ यहाँ पर बुनियादी सहूलियात से लोग महरूम नहीं हैं, बल्कि बहुत सारी ऐसी परेशानियाँ हैं जिनसे वो दो चार होते हैं। और एक सबसे बड़ा मसला है करप्शन का। करप्शन भी यहाँ पर आ गया है। दिल्ली हुकूमत बड़े बड़े दावे करती है, मरकजी हुकूमत भी बड़े बड़े दावे करती है कि करप्शन को ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन इस इलाके में जब हमारी टीम पहुँची, ग्राउंड जीरो पर जब टीम पहुँची, लोगों से बात की तो उनका दर्द छलक उठा, उनका दर्द सामने आया और उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें छोटे छोटे काम कराने के लिए करप्शन का शिकार होना पड़ता है, रिश्वत देनी पड़ती है। ग्राउंड जीरो, जी हाँ, अब यहाँ पर वक्त हो गया है ग्राउंड जीरो में एक छोटे से ब्रेक का, और जब ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो आज की जो ग्राउंड जीरो है उस रिपोर्ट पर हमारा क्या तज्जिया है ये भी हम आपको दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि इस तरह की जो परेशानियां हैं उसकी असल वजह क्या है और इन परेशानियों से बचा कैसे जा सकता है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है ग्राउंड जीरो में। और ग्राउंड जीरो में आज हमने आपको दिखाया दिल्ली के बदरपुर असेंबली में आने वाले इलाके जैतपुर के कुछ कॉलोनियों का जमीनी हाल। वहां पर अपना रिपोर्टर भेजा, अपना नुमाइंदा भेजा और ग्राउंड जीरो के हालात जाने। जैतपुर में बुनियादी तौर पर जो अहम मसाइल निकल करके सामने आते हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, उन्हें भी जान लीजिए और इन मसाइल की असल वजह क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। दरअसल लोअर मिडिल क्लास जो है वो तबका वहां पर रहता है और वो सरकारी स्कीमें जो हैं उनका फायदा उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। राशन मिलने, उज्ज्वला योजना, बैंक खाता खुलवाने और बेवा पेंशन मिलने में भी हजार दुश्वारियां यहां के लोगों को आ रही हैं। कई जरूरतमंद बेवाओं को पिछले 6-6 महीने से पेंशन नहीं मिली है, ये भी वहां पर आम शिकायत है। जैतपुर इलाके का अनऑथराइज्ड होना भी एक बड़ी वजह है इन परेशानियों का, जो वहां पर लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं उसकी भी बड़ी वजह यह है कि वो अनऑथराइज्ड कॉलोनी है। जाहिर तौर पर ये दिक्कतें जो हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। बावजूद इसके पैसे वालों ने यहाँ पर कई बड़े फ्लैट्स और आलीशान मकान बनवा रखे हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन लोगों को किसने इजाज़त दी? जब छोटे लोग वहाँ पर मकान नहीं खरीद सकते, मकान नहीं बनवा सकते या फिर उन्हें रिश्वत देनी पड़ती है, तो फिर बड़े लोगों को, जो अमीर लोग हैं, जो एक लेवल से आगे बढ़ते हैं, उन्हें कौन इजाज़त देता है? तो ये भी बड़ा सवाल है। और अगर गरीब तबके की बात करें तो उन्हें अपना मकान अगर वो बनाना चाहें तो उन्हें कानूनी दांवपेच में उलझा दिया जाता है या उसका डर जो है वो दिखाया जाता है। इलाके के लोगों में पुलिस, एमसीडी और डीडीए का भी खौफ साफ तौर पर नजर आता है। ये परेशानियां हैं जिन्हें यहाँ के लोग वो झेल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनका हल मुमकिन नहीं है। अगर इस इलाके की अगर हम बात करें, वहाँ पर जो एमएलए हैं वो आम आदमी पार्टी के हैं, नारायण दत्त उनका नाम है, नारायण दत्त शर्मा। और जो मेंबर पार्लियामेंट हैं या ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है इसके जो मेंबर पार्लियामेंट हैं वो बीजेपी के हैं, रमेश बुदड़ी साहब। इन मसाइल को लेकर अगर वो संजीदा हो जाए तो ये तमाम मसले हल हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ जो नेता हैं या जो लीडरान हैं उन्हीं के चाहने से सब कुछ हो जाएगा, या फिर ये भी सवाल है कि ये लोग चाहते क्यों नहीं हैं? तो शायद इसकी बड़ी वजह ये है कि जो आम लोग हैं, इलाके के जो लोग हैं, वो मुत्तहिद नहीं होते। कई बार उनमें बिखराव बहुत ज़्यादा होता है, उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो इन नेताओं के पास जाएं, लीडरान के पास जाएं या जो अफसरान हैं उनके पास जाएं और अपने जो मसले हैं उनको हल कराने के लिए वो उनके ऊपर प्रेशर डालें या फिर उनको प्रेशराइज करें। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मसला जो है वो जागरूकता का भी आता है, बेदारी का भी आता है। लोग बेदार नहीं हैं, अपने मसाइल को लेकर के उतने संजीदा कई बार वो नहीं दिखते। बहुत सारी उनकी मजबूरियां हो सकती हैं, सुबह दफ्तर निकलते हैं, शाम को देर शाम वो घर वापस आते हैं, तो जाहिर तौर पर अपनी फैमिली को वक्त देना होता है। तो उसमें इलाके का काम कौन कराए, ये बड़ा सवाल है। तो ऐसे मौके पर जो इलाकाई लीडरान हैं, छोटे छोटे लीडर्स होते हैं, जो इलाके के नेता होते हैं, उनका सहारा लेना भी कई बार ज़रूरी हो जाता है। जाहिर तौर पर जिस दिन भी वीकली ऑफ हो, जिस दिन भी छुट्टी हो, इलाके के कुछ लोग जमा हो करके उन छोटे लीडरान के पास जा सकते हैं और उनके सामने जा करके उन मसलों को रख सकते हैं और उन मसलों के हल के लिए उनके ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं, दबाव डाल सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के अगर एक तरफ जो लीडरान हैं, अगर वो परेशान आपको कर रहे हैं, अगर वो आपकी नहीं सुन रहे हैं, तो आपको उनके ऊपर प्रेशर बनाना पड़ेगा, आपको जागरूक होना पड़ेगा, बेदार होना पड़ेगा, अपने हक की लड़ाई आपको खुद भी लड़नी पड़ेगी और तभी जाकर के हमें उम्मीद है कि आपके मसले मसाइल हल हो पाएंगे। और ग्राउंड जीरो में आगे बढ़ते हैं। अब आपको दिखाते हैं आज की तारीख 3 जुलाई 1928 की। अगर हम बात करें, 3 जुलाई 1928 को लंदन में पहली बार रंगीन टेलीविजन प्रोग्राम का आगाज हुआ था। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में टेलीविजन नशरियात की शुरुआत दिल्ली से 15 सितंबर 1959 को हुई थी। 1972 तक टेलीविजन की खिदमात अमृतसर और मुंबई के लिए या फिर मुंबई के लिए बढ़ाई गई थी। 1975 तक हिंदुस्तान के सिर्फ 7 शहरों में ही टेलीविजन की खिदमात शुरू हो पाई थी। हिंदुस्तान में कलर टेलीविजन की जो कौमी नशरियात यानी पूरे लेवल पर, पूरे हिंदुस्तान के लेवल पर जो कलर टेलीविजन के प्रोग्राम शुरू हुए थे वो हुए थे 1982 में यानी 1982 में। 3 जुलाई की बात करें, आगे बढ़ते हैं। 3 जुलाई 2013 में मिस्र की सेना ने सदर मोहम्मद मुर्सी का तख्ता पलट कर दिया था। करीब 3 करोड़ 70 लाख से ज़्यादा आबादी वाला ये दुनिया का 34वां सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क है। मुर्सी के 1 साल के तकसीम करने वाली सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज हुए थे, जिसके बाद साल 2013 में सेना ने उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया था। मिस्र ने साल 2013 के बाद से इस्लामिक लीडरों पर कार्रवाई की थी और सेकुलर और एतदाल पसंद
के साथ साथ हजारों लोगों को जेल भेज दिया गया था। यानी जो वहां पर एक अलग तरह की सियासत होती थी उसको वहां पर खत्म करने की कोशिश की गई थी। और इसी के साथ ग्राउंड जीरो को यही खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा होगा और इस प्रोग्राम को और बेहतर बनाने के लिए आपके मशविरात की दरकार हमें लगातार रहेगी। और जाते जाते आपसे एक दरख्वास्त, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने चाहने वालों की सेहत का ख्याल रखिए और सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जाने वाली अफवाहों से दूर रहिए। सोशल मीडिया का जितना सही इस्तेमाल हो सके सही इस्तेमाल कीजिए, उसके गलत इस्तेमाल से बचिए। मुझे दीजिए इजाजत और अब से कुछ देर के बाद देखिए बुशरा के साथ आपकी बात। आदाब।